नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं काश्यप ट्यूटोरियल्स और मैं हूं प्रभाकर आचार्य। सबसे पहले दोस्तों मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा क्योंकि बहुत दिनों का अंतराल हो गया, गैप हो गया इस पाठ के से संबंधित इस पाठ को का वीडियो बनाने में। तो एक बार फिर आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा और शेमुसी का द्वितीय पाठ आज से हम शुरू कर रहे हैं। शेमुसी के पहले पाठ जो कि सूची पर्यावरण था, उसके ऊपर हम लोगों ने वीडियो देखा जो कि 5 विभाग में उसको डिवाइड किया गया था। तो इस पाठ में भी हम इसी तरह से करेंगे और इस तरह से घर बैठे आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, आप तैयार कर सकते हैं, इस पाठ को समझ सकते हैं, प्रश्न बना सकते हैं तथा अनेक तरह के आंसर्स आप इसको ढूंढ सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं द्वितीय पाठ जिसका नाम है बुद्धिर बलवती सदा। मतलब जिसका अर्थ है कि बुद्धि हमेशा शक्तिशाली होती है, हमेशा बलवान होती है। जिसके पास में बुद्धि होता है वो हमेशा ही जीतता है। तो इसके बारे में देखिए क्या दिया है, बुद्धि हमेशा बलवती अर्थात शक्तिशाली अर्थात विजयी होती है। बुद्धि स्त्रीलिंग शब्द है और बलवती उसके विशेषण हो गया। इस पाठ में एक स्त्री के बारे में बात किया गया है जो कि अपने बुद्धि बल पर बुद्धि के द्वारा एक शेर को, एक सिंह को दूर भगा देती है। तो चलिए इसमें पहले हम शुरुआत करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। पाठ संबंधी जो जानकारी दिया गया है, कहाँ से लिया गया, इसके बारे में। प्रस्तुतोऽयं पाठः शुकसप्ततिः कथाग्रन्थस्य सम्पादनं कृत्वा संगृहीतो अस्ति। अत्र पाठांशे स्वलघुपुत्राभ्यां सह काननमार्गेण पितृगृहं प्रति गच्छन्त्याः बुद्धिमतीति नाम्न्याः महिलायाः मतिकौशलं प्रदर्शितो वर्तते, या पुरतः समागतं सिंहम् अपि भीतिम् उत्पाद्य ततः निवारयति। इयं कथा नीतिनिपुणयोः सुखसारिकयोः कथामाध्यमेन सद्वृत्तेः विकासार्थं प्रेरयति। अर्थात हर एक पाठ का कुछ न कुछ उद्देश्य होता है। कभी कभार पक्षी और पशु पक्षी के माध्यम से हमें कुछ संदेश दिया जाता है, कोई मैसेज दिया जाता है। उसी तरह से इस पाठ के माध्यम से हमारे सद्वृत्ति अर्थात अच्छे व्यवहार, अच्छी बुद्धि के विकास के लिए प्रयत्न किया गया, प्रेरित किया गया है। तो इसमें क्या कहा गया, प्रस्तुत पाठ अयम पाठ है। ये जो प्रस्तुत पाठ है शुक सप्तति, इस कथा ग्रंथ से संपादित करके संग्रहित किया गया, संकलित किया गया। अत्र पाठांश से, इस पाठ में अपने छोटे छोटे पुत्रों के साथ जंगल के रास्ते, वन के रास्ते अपने घर की ओर जाती हुई बुद्धिमतीति नाम्या महिलायाः, मतलब बुद्धिमती नाम की एक महिला के मति कौशल मतलब बुद्धि कौशल को प्रदर्शित किया गया है। जिसके सामने यह पुरतः समागतम सिंहम अभी, जो अपने सामने आए हुए शेर को भी भीतिम उत्पाद्य मतलब उसके मन में भी भीति, डर पैदा करके ततः निवार्यति, उसको दूर भगा देती है। यम कथा, यह कथा नीति निपुणयोः सुख सारिकयोः कथा माध्यमेन सद्वृत्ति विकास। तो ये कथा किस तरह से प्रदर्शित किया गया है, तो नीति और निपुण में कुशल सुख और सारिका मतलब तोता और मैना, इन दोनों के कथा माध्यम से हमारे अंदर, हम बच्चों के अंदर सद्वृत्ति मतलब सद्व्यवहार के विकास के लिए प्रेरित करती है। देखिए यहाँ पे मैंने हिंदी में भी लिखा हुआ है। प्रस्तुत पाठ सुख सप्तति नामक प्रसिद्ध कथा ग्रंथ से संपादित कर लिया गया है, कथा ग्रंथ से संपादित किया गया है। इसमें अपने 2 छोटे छोटे पुत्रों के साथ जंगल के रास्ते से पिता के घर जा रही बुद्धिमती नामक नारी के बुद्धि कौशल को दिखाया गया है, जो सामने आए हुए शेर को डराकर भगा देती है। इस कथा ग्रंथ में नीति निपुण सुख और सारिका की कहानियों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से सद्वृत्ति का विकास कराया गया है। तो स्टूडेंट्स, जब भी आप पाठ पढ़ते हैं तो आप हर एक इम्पोर्टेंट शब्द जो होते हैं, जो भी महत्वपूर्ण शब्द हैं, उसको आप क्या करेंगे, अधोरेखित कीजिए, अंडरलाइन कीजिए। उसके ऊपर ही टेक्स्ट बुक में अगर आप लिखना चाहते हैं तो पेंसिल से उसका अर्थ या फिर संधि है तो संधि विग्रह करके रखिए
और समास है तो समास लिखिए, अगर प्रत्यय वगैरह है तो वो भी लिख के रखना चाहिए। और कोशिश करना चाहिए कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न बना सकते हैं। प्रश्न बनाने का अर्थ होता है कि आप उस पाठ को, उस पद्य को अच्छी तरह से समझ रहे हैं, और किसी भी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे तो उसको आप सही ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं, सही ढंग से उसके उत्तर दे सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं पहले पाठ को। मैं सबसे पहले पढ़ूंगा, फिर आपको उसमें जो शब्द है, संधि है या प्रत्यय है, वो प्रस्तुत करूंगा, आपको बताऊंगा। उसके बाद में शब्दार्थ बताऊंगा, उसमें समास वगैरह है वो बताऊंगा, प्रकृति प्रत्यय है वो बताऊंगा, और इस तरह से लास्ट में आपको उस पद्य में क्या कहा गया है ये मैं बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले इस पाठ के पहले पद्य से, गद्य से, सॉरी हाँ ये गद्य है, पद्य कहा जाता है श्लोकों को। तो सबसे पहला वाक्य है, अस्ति देवलाख्यो नाम देवलाख्यो ग्रामः। अस्ति देवलाख्यो ग्रामः, तत्र राजसिंहः नाम राजपुत्रः वसति स्म। एकदा केनापि आवश्यककार्येण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता पितृगृहं प्रति चलिता। मार्गे गहनकानने सा एकं व्याघ्रं ददर्श। सा व्याघ्रम् आगच्छन्तं दृष्ट्वा धाष्ट्यात् पुत्रो चपेटया प्रहृत्य जगाद। कथम एकैकशो व्याघ्रभक्षणाय कलहं कुरुथः। अयम् एकस्तावद् विभज्य भुज्यताम्, पश्चात् अन्यो द्वितीयः कश्चित् लक्ष्यते। तो चलिए इसमें कौन कौन से संधि है हम लोग देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे संधि है केनापि, केन अधिक अपि। मैं आपको एक साथ संधि भी बताऊंगा, और पद्य में, गद्य में भी आपको बीच बीच में जहाँ पे भी संधि है वो मैं आपको दिखाता जाऊंगा, ताकि आप उसको अधोरेखित कर सकें, आप अंडरलाइन कर सकें और उसको ब्रेक कर सकें। तो केनापि, यहाँ पे सबसे पहला संधि है केनापि। तो इसका क्या विग्रह क्या आएगा, तो इसका विग्रह आएगा केन अधिक अपि, केन अधिक अपि। तो ये इसका विग्रह है केनापि। दूसरा संधि है पुत्र द्वयोपेता, तो यहाँ पे पुत्र द्वय अधिक उपेता। तीसरा शब्द है पितुः गृहम, जो कि षष्ठी विभक्ति का फॉर्म है, ये रूप है, तो पितुः गृहम। इसके बाद में संधि है व्याघ्रम अधिक आगच्छन्तम, व्याघ्रम अधिक आगच्छन्तम। फिर तीसरा है यहाँ पे कथम अधिक एक सह, कथम अधिक एक सह, जो कि व्यंजन संधि और स्वर संधि का संयुक्त रूप है। इसके बाद में आते हम अगले शब्द पे, जो कि है अयम अधिक एकः अधिक तावत अधिक विभज्य। दूसरा है अन्यः, अगला शब्द है अन्यः अधिक द्वितीयः। और फिर अंतिम शब्द है यहाँ पे संधि का संधि रूप है कः अधिक चित अधिक लक्ष्यते और कश्चित अधिक लक्ष्यते। मतलब पहला जो है ना, कश्चित भी एक संधि का रूप है, कः अधिक चित, चित एक प्रत्यय है, कश्चित जो कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम के लिए प्रयोग किया जाता है। अभी इसमें कुछ आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ल्यप प्रत्यय, त्वा प्रत्यय, उस शब्दों को भी याद रखना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कत्वा प्रत्यय यहाँ पे है दृष्ट्वा, जो कि एक कत्वा प्रत्यय का रूप है। उसी तरह से प्रहृत्य ल्यप प्रत्यय का स्वरूप है, ये रूप है, तो प्रहृत्य। तो चलिए अब हम लोग, और एक और शब्द है विभज्य, विभज्य अयम एकः तावत विभज्य, तो विभज्य है वो भी आपका ल्यप प्रत्यय का स्वरूप है। तो चलिए हम लोग मीनिंग देखते हैं। अस्ति, अस्ति मीन्स है, इस देवलाख्यो ग्राम, देवलाख्य नाम का एक गांव। तत्र, तत्र मीन्स वहाँ पर, देर राजसिंह नाम राजपुत्र, राजसिंह नाम के राजपुत्र वसति स्म, राजपुत्र रहता था, वसति स्म इस रहता था। एकदा मीन्स एक बार, केनापि आवश्यक कार्येन, केनापि मीन्स किसी
आवश्यक कार्य के वजह से तस्य तस्य भार्या, उसकी पत्नी, भार्या कहते पत्नी को, जिसका नाम होता है बुद्धिमती, पुत्रद्वयोपेता, अपने 2 पुत्रों के साथ पितृगृहम प्रति चलिता, पितु के घर मतलब पिता, अपने पिता के घर जा रही थी, निकली, अपने पिता के घर की ओर निकली। प्रति द्वितीय विभक्ति चाहिए, ये उपपद विभक्ति का स्वरूप है। तो अपने पिता के घर की ओर जा रही थी, चलिता। मार्गे में अर्थात रास्ते में, गहन कानने मतलब घने जंगल में सा एकम व्याघ्रम ददर्श, वह एकम व्याघ्र मतलब एक व्याघ्र अर्थात बाघ को ददर्श, उसने देखा, वह देखती है। तो ददर्श कौन सा फॉर्म है? तो ये लिट लकार का स्वरूप है, लिट लकार। सा वह व्याघ्रम आगच्छन्तम दृष्ट्वा, वह बाघ को आते हुए, आगच्छन्तम मिस आते हुए, बाघ, व्याघ्रम मिस व्याघ्र मतलब बाघ को, आगच्छन्तम मिस आते हुए, दृष्ट्वा देखकर, धाष्ट्यात मतलब ठिठाई से, मतलब एक अंदर तो डर था, उसके अंदर एक डर था, उसके बावजूद भी वो दृढ़ता से उस डर को न दर्शाते हुए, न दिखाते हुए, ढिठाई मतलब होता है ज़बरदस्ती से, कठोरता से, पुत्रों चपेटिया, अपने दोनों पुत्रों को, चपेटिया मीन्स थप्पड़ से, प्रहृत्य प्रहार करते हुए, मतलब थप्पड़ मारते हुए, जगाद, ये भी लिट लकार है अर्थात परफेक्ट पास्ट टेंस, जिसका मीनिंग है कहा, बोली। कथम एक सह, क्यों, एक ही, अकेले मतलब अकेले ही, व्याघ्र भक्षणाय बाघ को खाने के लिए, कलहम कुरुता तुम दोनों झगड़ रहे हो, मतलब तुम दोनों क्यों अकेले ही बाघ को खाना चाहते हो, यह कहते हुए वह थप्पड़ से प्रहार करते हुए अपने दोनों पुत्र को बोलती है। अयम एकः तावत विभज्य भुज्यताम, अयम मतलब तब तक, अयम मतलब यह, एकम तावत यह इस अकेले को ही, क्योंकि बाघ तो एक ही है, तो उस अकेले बाघ को ही विभज्य का होता है बांट कर, भुज्यताम मीन्स खा लो, खाना चाहिए, मतलब तुम दोनों इस बाघ को ही, एक बाघ को ही बांट कर खाओ, जिद मत करो कि एक अकेले ही खाना है। पश्चात मतलब बाद में, पश्चात मीन्स लेटर, अन्य द्वितीय मीन्स दूसरा, बाघ लक्ष्यते देखा जाएगा, कि दूसरा बाघ मिला तो फिर बांट के खा जाना। तो ये इस पद्य का, इस गद्य का अर्थ है। आपको मैं मीनिंग बता देता हूँ, फिर इसमें जो आने वाले इम्पोर्टेंट शब्द हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इस पद्य में कहा गया है, सॉरी मेरे मुंह में बार बार पद्य आ रहा है, एक्चुअली ये गद्य है। तो इस गद्य में क्या कहा गया है कि देउल नाम का गांव था, वहाँ राज सिंह नाम का राजपुत्र रहता था। एक बार किसी जरूरी काम से उसकी पत्नी बुद्धिमती दोनों पुत्रों के साथ पिता के घर की तरफ जा रही थी। रास्ते में घने जंगल में उसने एक बाघ को देखा। बाघ को आता हुआ देखकर उसने धृष्टता से दोनों पुत्रों को एक एक थप्पड़ मारकर कहा, एक ही बाघ को अकेले खाने के लिए तुम दोनों क्यों झगड़ा कर रहे हो? इस एक बाघ को ही बांट कर खा लो, बाद में अन्य दूसरा कोई ढूंढा जाएगा, मतलब हम दूसरे ढूंढने के प्रयास करेंगे। तो ये इस गद्य का अर्थ है, इस गद्य का सरलार्थ है। चलिए अब हम लोग इसमें आए हुए संधि को एकत्रित देखते हैं, समास को देखते हैं, प्रकृति प्रत्यय को देखते हैं, और इसमें से मैंने कुछ प्रश्न बनाया है आपके लिए, वो भी हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले संधि, जो जितने भी संधि आया आपने पैराग्राफ में देख ही लिया है, फिर भी मैं एक साथ में आपको दे देता हूँ ताकि इसको समझ लें। पहला संधि है देवलाख्यो, जिसका विग्रह आएगा देउल अधिक लाख्य। दूसरा संधि है केनापि, तो इसमें है केन अधिक अपि। तीसरा शब्द है पुत्र द्वयोपेता, तो पुत्र द्वय अधिक उपेता, तो यहाँ पे गुण संधि हुआ है और अधिक उ हो जाता है। उसी तरह से केनापि में दीर्घ संधि था और देउलाख्य में भी दीर्घ संधि था। चौथा शब्द है
पुत्रद्वयोपेता, पुत्रद्वय अधिक उपेता। पांचवा शब्द है पितुर्गृहम, पितुर्गृहम, तो पितुः अधिक गृहम। सो विसर्ग जो था वो रफार हो गया था, ये विसर्ग संधि का रूप है। छठा शब्द है व्याघ्रम आगच्छन्तम, व्याघ्रम आगच्छन्तम, तो व्याघ्रम अधिक आगच्छन्तम, जो कि व्यंजन संधि का एक रूप है। सातवां शब्द है अयम एकस तावत विभज्य, तो अयम अधिक एक अधिक तावत अधिक विभज्य। अगला शब्द है कथम एकैकशो, तो इसमें कथम अधिक एक अधिक एक स, कथम अधिक एक स। और अंतिम संधि है कश्चित लक्ष्यते, तो कश्चित और कह अधिक चित अधिक लक्ष्यते, तो ये संधि का रूप है। इसमें कुछ समास शब्द भी है। मुझे लगता है, आई होप कि आपको समास समझ में आता है। वैसे मैंने समास से रिलेटेड कुछ वीडियो अपलोड किया है जो कि इंग्लिश में है, लेकिन मैं हिंदी में भी इसको व्याख्या करके स्पष्ट करके मैं अपलोड करने वाला हूं, तो उसके लिए भी इंतज़ार कीजिए और बहुत जल्दी मैं वो अपलोड करूंगा, ताकि समाज से संबंधित जो भी आपको परेशानी है, जो भी डिफ़िकल्टी है, वो आप इजीली कर सकते हैं। तो चलिए इसमें समास कौन कौन से समासिक शब्द है। इसमें आवश्यक कार्येन, तो ये है आवश्यकेन कार्येन, ये कर्मधारय समास का रूप है। वैसे इसको इस तरह से विग्रह किया जा सकता है, आवश्यकम कार्यम और फिर तेन, बट जैसे लिखा है आप वैसे इसको समझ सकते हैं। गहन कानने, तो कानन में जंगल होता है, तो जंगल कैसा, तो गहन अर्थात घना, तो गहने कानने, तो ये भी कर्मधारय समास है। तीसरा शब्द है राजपुत्र, जो कि राज्ञः पुत्र अर्थात राजा का पुत्र, तो ये षष्ठी तत्पुरुष समास है क्योंकि इसको विग्रह करने पे जो राज था वो षष्ठी विभक्ति में आ गया, तो राज्ञः पुत्र। चौथा शब्द है पुत्र द्वयोपेता, तो पुत्र द्वयेन उपेता, उपेता एक उपपद विभक्ति है जिसके लिए तृतीया विभक्ति चाहिए, तो पुत्र द्वयोपेता ये तृतीया तत्पुरुष समास है। और अंतिम संधि सामासिक शब्द है व्याघ्र भक्षणाय, तो भक्षणाय का मीनिंग होता है खाने के लिए, किसको, तो व्याघ्र को मीन्स बाघ को, तो व्याघ्रस्य भक्षणाय, तो ये षष्ठी तत्पुरुष समास है। तो इसमें 6 शब्द मैंने चुना है, ये सामासिक शब्द है। अभी प्रकृति प्रत्यय हम देखते हैं। ये प्रकृति प्रत्यय आपको पूछा जाता है पेपर में कि प्रकृति प्रत्यय अलग करो, जो कि कुछ रूप है उसमें से प्रकृति को अलग करो और प्रत्यय को अलग करो। प्रकृति अर्थात मूल शब्द, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चलिता, जिसमें चल जो है ना प्रकृति है अर्थात मूल शब्द है और तो प्रत्यय लगा हुआ है। दूसरा शब्द है प्रहृत्य, जिसमें प्र उपसर्ग है, ह्री प्रकृति है अर्थात मूल धातु है और ल्यप प्रत्यय यूज किया गया है। तीसरा शब्द है इसमें आगच्छन्तम, तो आ उपसर्ग है, गम मूल धातु है अर्थात प्रकृति है और इसमें क्षत्रि प्रत्यय का प्रयोग किया गया है जो कि वर्तमान काल को दर्शाता है। विभज्य, वि उपसर्ग है, भज मूल धातु है अर्थात प्रकृति है, इसमें भी ल्यप प्रत्यय का प्रयोग किया गया है जिसका अर्थ होता है करके, आईएनजी लगाया जाता है। दृष्ट्वा, इसका मूल शब्द है दृश्य और कत्वा प्रत्यय लगा है। बुद्धिमति, तो बुद्धिमत मूल शब्द है जिसमें बुद्धि और मत प्रत्यय प्रयोग किया गया, लेकिन इसमें गिप प्रत्यय प्रयोग किया गया स्त्रीलिंग बनाने के लिए। भार्या, इसमें भार्य शब्द है और टाप प्रत्यय जो कि स्त्रीलिंग बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये सारे प्रकृति प्रत्यय वाला शब्द था। चलिए अब हम लोग प्रश्न देखते हैं। मैंने कुछ प्रश्न बनाए हैं और आप कोशिश कीजिए इसका उत्तर क्या होगा। मैं आपको मौखिक रूप से बता दूंगा और लेकिन आपको ही प्रयत्न करना चाहिए कि इसके उत्तर ढूंढने के लिए। ये इस तरह का प्रश्न आपको अनसीन पैसेज में भी आता है, जो अपठित गद्य होता है उसमें भी आपको इसी तरह से प्रश्न बना के दिया जाएगा। तो पहला प्रश्न है राजपुत्र कुत्र वसति स्म, अर्थात राजपुत्र कहाँ रहता था। तो गांव का नाम क्या है, देवलाख्यो नाम ग्राम है। तो सप्तमी विभक्ति में आना चाहिए उत्तर, क्योंकि कुत्र का मीनिंग होता है कहाँ, तो सप्तमी विभक्ति। ग्रामस्य नाम किम, गांव का नाम क्या, तो आएगा ग्रामस्य नाम देवलाख्यः।
कभी भी उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखना है, आपको प्रश्न वाचक शब्द है उसको ड्रॉप करना है, उसको हटा के और उत्तर वाला शब्द डालना है। तीसरा प्रश्न है इसमें, बुद्धिमती कुत्र व्याघ्रम ददर्श। बुद्धिमती अर्थात वो नारी कहाँ पर बाघ को देखती है? तो इसका उत्तर है गहन कानने। इसका उत्तर है बुद्धिमती गहन कानने व्याघ्रम ददर्श। और अंतिम प्रश्न है, राजपुत्रो किमर्थम कलहम कुरुथा। राजपुत्र जो थे वो क्यों झगड़ रहे थे? तो इसका आंसर उत्तर आएगा व्याघ्र भक्षणाय। इसका उत्तर आएगा व्याघ्र भक्षणाय। तो ये प्रश्न थे। इस तरह से आपको भी कोशिश करना चाहिए, प्रश्न बनाने का कोशिश करना चाहिए और उसके उत्तर ढूंढने के। तो आशा करता हूँ आपको ये पहला गद्य, पहला भाग इस द्वितीय पाठ का समझ में आया होगा और आपको ये मदद करेगा इस पाठ को समझने के लिए। और बहुत जल्दी शीघ्र मैं दूसरा विभाग भी अपलोड करने वाला हूँ। और आपको कुछ अगर उसमें और भी चाहिए, कुछ भी और भी आप चाहते हैं कि मैं एक्सप्लेन करूँ या कुछ उत्तर बताऊँ, तो आप अवश्य मेरे से पूछ सकते हैं और आपके अनुसार मैं उस वीडियो में एडिट करके जोड़ के मैं आपको प्रस्तुत करूँगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए। और प्लीज़ अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो जो भी मैं अपलोड करूँगा तो आप तक पहुँचेगा। तो इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तो आप धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए और आशा करता हूँ आपका दिन शुभ हो।